एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें एक कहानी सुनाई जाती है। हमें बताया जाता है कि जब एक फॉक्स 100 साल का हो जाता है तब या तो एक लड़की या फिर एक लड़के में बदल जाता है, और जब वही फॉक्स 1000 साल का हो जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इतना ही नहीं, वो अपनी कई कोसों दूर की चीजें बड़े आराम से देख सकता है। इसके बाद हमें साल 1999 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक परिवार को फॉक्स हिल रोड पर कार से जाते हुए देखते हैं। उस कार में एक छोटी सी बच्ची और उसके माता पिता रहते हैं। हमें पता चलता है कि उस बच्ची का जन्मदिन रहता है और उसकी माँ उसे एक गिफ्ट देती है। गिफ्ट मिलती ही वो बच्ची खुश हो जाती है और उससे खेलने लगती है। तभी अचानक से वहाँ की सारी स्ट्रीट लाइट बुझ जाती है और चारों ओर अंधेरा हो जाता है। इतने में उनके कार के सामने से कोई चीज बड़ी ही तेजी से पास होती है और उसे बचाने के चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उस बच्ची को छोड़कर उसके माता पिता दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। हमारी नजर उस गिफ्ट पर भी जाती है जो कि इस एक्सीडेंट की वजह से टूट जाती है। वो बच्ची, जिसका नाम जिया रहता है, वो मदद के लिए पुकारने लगती है और तभी दो लोग वहां आकर उसे देखने लगते हैं। और हैरानी की बात ये थी कि वो दोनों और कोई नहीं बल्कि उसके मॉम डैड थे। यह देखकर जिया हैरान हो जाती है और आंखें बंद करके जोर से चिल्लाती है। और इसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती कि वो अब अपने घर पर है और उसके मॉम डैड भी सही सलामत हैं। उसे काफी रिलीफ मिलता है और वो कहती है कि थैंक गॉड, ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। वो अपने मॉम डैड के पास जाती है और गले लगाकर कहती है कि मॉम डैड, आई लव यू सो मच। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने गिफ्ट से खेलने लगती है जो कि उसके मॉम ने उसे दिया था। लेकिन तभी जिया नोटिस करती है कि वो गिफ्ट टूटा हुआ था और फिर उसकी नजर अपने कपड़े पर जाती है जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। वो अपने मॉम डैड को ध्यान से देखती है और उसे उनके बिहेवियर में बहुत चेंज लग रहा था। वो समझ जाती है कि वो लोग उसके असली माँ बाप नहीं हैं और चेक करने के लिए अपने मॉम से वॉलनट केक मांगती है। इसके बाद उसकी मॉम वॉलनट केक ढूंढने लगती है और इधर जिया जल्दी से सीजर अपने हाथों में लेकर छुपा लेती है। जिया कहती है कि उनके घर में दरअसल वॉलनट केक है ही नहीं क्योंकि उसे वॉलनट से एलर्जी है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि वो ये बात भूल गई थी, लेकिन जिया कहती है कि उसकी मॉम ये बात भूल ही नहीं सकती क्योंकि उसकी मॉम एक डॉक्टर है। उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जिया उस सीजर से उसके पेट में वार करती है और इधर उसकी मॉम भी जिया का गला पकड़ लेती है। इसके बाद जिया किसी तरह से उन दोनों से बचकर ऊपर वाले कमरे में खुद को बंद कर लेती है। वो दोनों मिलकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं और फिर उस दरवाजे का लॉक तोड़ देते हैं। तभी कमरे के बाहर से मारपीट की आवाज आने लगती है। इससे जिया और भी ज्यादा डर जाती है और उस कमरे के दूसरे वाले कोने में जाकर हाथों से अपने आंखों को छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद रूम से आवाज आना बंद हो जाती है। वो देखती कि कोई इंसान लाल रंग का छाता लेकर उसके पास खड़ा है। इस इंसान का नाम यॉन रहता है। वो जिया से पूछता है कि क्या वो अयम है और फिर उसके ऊपर एक मैजिक करता है और उसे पता चल जाता है कि वो अयम नहीं है। हम देखते कि यॉन की आंखों का रंग बदल जाता है और वो अपने आंखों से मैजिक करते हुए कहता है कि जो कुछ भी उसने देखा और सुना है वो सब भूल जाए, नहीं तो वो उसे मार देगा। इसके बाद सीन वही जगह पर दोबारा शिफ्ट होती है जहां पर कार एक्सीडेंट हुआ था और हम जिया को वहां पर अपने मॉम डैड को ढूंढते हुए देखते हैं। अब तक पुलिस भी वहां पहुंच गई थी और वो इस जगह का इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। ये सारी चीजें यॉन दूर बैठकर देख रहा होता है। अब हमें 21 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम यॉन को सोकर उठते हुए देखते हैं। वो तैयार होता है और फिर अपना लाल छाता लेकर निकल जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है और लोग बारिश से बचने के लिए इधर से उधर भागकर छुपने लगते हैं। उनमें से दो लड़कियां आपस में बात करने लगती है कि वेदर फोरकास्ट के अनुसार आज तो बारिश नहीं होने वाला था, तो फिर ये कैसे हो सकता है। इस पर यॉन, जो कि उनके बगल में खड़ा रहता है, कहता है कि वो इसलिए क्योंकि जरूरी आज किसी फॉक्स की शादी हो रही होगी। इसके बाद यॉन उस ब्राइड के पास जाता है और कहता है कि तुम कितनी बुरी हो, तुमने तो मुझे इनवाइट भी नहीं किया। जिस पर वो ब्राइड कहती है कि तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया। यॉन कहता है कि चेहरा और पहचान बदल लेने से तुम्हारा अतीत नहीं बदल जाएगा। ब्राइड यॉन को कहती है कि वो अब बदल गई है और अब वो इंसानों को चोट नहीं पहुंचाती है। वो यॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन यॉन उसे कहता है कि इतने लोगों को मारने के बाद वो हैप्पी एंडिंग के बारे में सोच भी कैसे सकती है। ब्राइड कहती कि उसे कोई मिल गया है जिससे वो प्यार करती है और अब वो एक इंसान की तरह जिंदगी बिताना चाहती है। वो यॉन से बोलती कि उसने भी तो एक इंसान से प्यार किया था और इसके बाद वो अपने पंजे से यॉन पर हमला करती है। यॉन हमले से बच जाता है और अपनी तलवार सीधा उसके गले पर रखता है। ब्राइड उससे आखिरी बार रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम वो अपने होने वाले पति को एक बार देख ले। इतने में एक लड़की उस कमरे में आती है और वो ब्राइड को चलने के लिए कहती है। यॉन ब्राइड को कहता है कि उसके पास सिर्फ ये शादी होने भर का समय है, बस उसके बाद वो उसे मार डालेगा।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिया पर, जो कि बड़ी हो चुकी है। जिया एक ब्रॉडकास्ट कंपनी में एज अ प्रोड्यूसर काम किया करती थी और अर्बन लेजेंड्स के ऊपर शो बनाया करती थी। हम जिया को लैपटॉप पर अर्बन लेजेंड के बारे में स्क्रिप्ट लिखते हुए देखते हैं। हुआन जो उसके बगल में बैठा रहता है कहता है कि वो इन क्रिएचर्स पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो उनसे डरता है। यह सुनकर जिया कहती है कि वो उनसे डरती नहीं है, लेकिन उसे यकीन है कि ये क्रिएचर्स सच में उनके आसपास एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम यॉन को वेडिंग सेरेमनी में बैठा हुआ देखते हैं। इधर जिया और हुआन भी उस सेरेमनी में किसी का इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए होते हैं। वेडिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद यॉन उस लेडी फॉक्स के पास जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। हमें पता चलता है कि यॉन दरअसल एक 9 टेल फॉक्स रहता है जो कि बुरे फॉक्सेस को मारा करता था। अब आखिरकार यॉन उसे मार देता है। मरते वक्त वो लेडी फॉक्स यॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके हस्बैंड के दिमाग से उसकी सारी यादें मिटा दे और यॉन ऐसा ही करता है। उस लेडी फॉक्स का शरीर धूल बनकर हवा में उड़ जाता है और ड्रेस जमीन पर ही रह जाती है। हॉल के बाहर सभी बातें कर रहे थे कि ब्राइड भाग गई और इसलिए शादी कैंसिल हो गई है। तभी जिया की नजर यॉन पर जाती है और उसे वो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। इसके बाद जिया ब्राइड के ड्रेस के पास जाती है और उसे इन्वेस्टिगेट करने लगती है। वो नोटिस करती है कि ड्रेस पर खून के धब्बे लगे हुए हैं और ड्रेस फटी हुई भी है और उसे समझ आ जाता है कि ये मारपीट के दौरान ही पॉसिबल है। वो हुआन को वेडिंग सेरेमनी की फुटेज लाने को कहती है और फिर से ड्रेस को देखने लगती है। इतने में उस ड्रेस पर भूरे रंग की बाल भी मिलती है और वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को वो सैंपल दे देती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है कि ये बाल रेड फॉक्स की है, जिस पर जिया हैरानी से कहती है कि वो प्रजाति तो कब की विलुप्त हो चुकी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है कि 2012 में हम लोगों ने फॉक्स रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, लेकिन जिया पूछती है कि फिर भी वो वेडिंग हॉल तक कैसे पहुंच सकते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसे समझाने की कोशिश करता है कि जब वो बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं तब वो खाने की तलाश में कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन जिया इस बात को नहीं मानती और कहती है कि जितने भी फॉक्स रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के पार्ट थे सब पर एक जीपीएस लगा हुआ है और उनमें से अभी तक कोई भी सियोल तक नहीं आया है। यह सुनकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट घबरा जाता है और हम देखते कि वो किसी को कॉल करने लगता है, लेकिन वो इंसान उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। दूसरी तरफ यॉन एक पार्क में बैठा होता है और तभी एक बच्ची का बलून आसमान में उड़ जाता है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। यह देखकर यॉन अपने मैजिक यूज करके उस बलून को वापस से ले आता है और उस बच्ची को दे देता है। बच्ची खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। ये सब चीजें एक छोटा सा बच्चा खड़े खड़े देख रहा होता है और यॉन के पास जाकर कहता है कि क्या वो कोई एलियन है, जिस पर यॉन कहता है कि वो एक 9 टेल फॉक्स है। वो बच्चा फिर पूछता है कि क्या वो 100 साल का है, जिस पर यॉन कहता है कि 1000 साल से भी ज्यादा। यह सुनकर वो बच्चा हैरान हो जाता है और दोबारा पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यॉन उसे बताता है कि कई 100 सालों से वो अपने पहले प्यार का इंतजार कर रहा है। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर यॉन वहां से चला जाता है। इसके बाद हम यॉन को आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस में देखते हैं। दरअसल यहाँ से लोगों के मरने के बाद हेल या हेवन में भेजने का काम होता था। वहाँ एक लेडी भी होती है और वो भी एक फॉक्स थी जो कि इस पूरे डिपार्टमेंट को संभाला करती है। यॉन और वो लेडी आपस में बातें करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि यॉन 600 सालों से उस लेडी के लिए काम करते आ रहा था। उसका काम था बुरे फॉक्स जो इंसानों को खाते थे उन्हें पकड़कर इस दुनिया से खत्म कर देना। यॉन परेशान होकर कहता है कि वो ये काम करते करते थक गया है, जिस पर वो लेडी कहती है कि वो उसका डिसीजन था कि बेगडू माउंटेन गॉड की पोजीशन छोड़कर वो ये काम करे। दरअसल दोस्तों यॉन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें लिखा था कि वो क्रिमिनल्स को सजा देगा और बदले में अयम जो कि उसका पहला प्यार थी उसका दोबारा से जन्म होगा। वो लेडी एक हाथ में उस कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ में स्पिरिचुअल फायर जलाते हुए कहती है कि क्या मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को यहीं खत्म कर दूं। यॉन घबराते हुए उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है पर वो आग उससे नहीं बुझती है। यॉन कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। इधर हम उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट को यॉन से फोन पर बातें करते हुए देखते हैं और हमें समझ आता है कि उस टाइम भी वो यॉन को ही कॉल कर रहा था। वो यॉन को फौरन उसके पास आने को कहता है। दूसरी तरफ हुआन ऑफिस में सीसीटीवी के फुटेज लाता है जहां उनकी नजर एक आदमी पर जाती है जिसने लाल रंग का छाता पकड़ा हुआ था और ये और कोई नहीं बल्कि यॉन था। तभी जिया को याद आता है कि ये वही लाल छाते वाला इंसान है जिसे उसने हॉल से बाहर जाते हुए देखा था। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर यॉन और वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बैठकर बातें कर रहे थे। हमें पता चलता है कि उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट का नाम सिंजू रहता है और वो भी एक फॉक्स था जो कि यॉन का ख्याल रखा करता था। सिंजू यॉन को बताता है कि जिया वेडिंग वाले इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन लोगों को अब संभल कर रहना पड़ेगा। इसके बाद जब वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे तभी उनकी नजर टीवी पर जाती है जिसमें यॉन के लाल छाते को दिखाया जा रहा था।
रेस्टोरेंट की ओनर यॉन को एडवाइस देती है कि कुछ दिनों के लिए वो अपने लाल छाते को ना रखे, लेकिन यॉन कहता है कि वो तो रखेगा और अगर वो लोग उसे पकड़ सकते हैं तो पकड़ कर दिखाएं। फिर जिया से मिलने एक लड़का आता है। जिया उसे पूछती है कि क्या वो लाल छाते वाले को जानता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है जो ना तो कभी बूढ़ा होता है ना तो कभी मरता है। वो बताता है कि उसने उस मॉन्स्टर को फॉक्स हिल में देखा था, लेकिन जिया कहती है कि वो उसका यकीन क्यों करे, जिस पर वो लड़का कहता है कि वो खुद जाकर वहां चेक कर सकती है। इसके बाद वो लड़का पार्किंग प्लेस में आकर अपने असली रूप में आता है, जिसको देखकर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ यॉन एक जगह बैठकर अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा रहा होता है कि तभी उसे वही लड़के का कॉल आता है। हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम ली रैंग रहता है, जिसकी उम्र करीबन 600 साल है। वो यॉन को कहता है कि क्या तुम अभी भी अपने मरे हुए गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो? मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है, अगर जानना चाहते हो तो मिलने आ जाना। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जिया को उस लड़के के बताए जगह पर जाते हुए देखते हैं। वो एक बस को पकड़ने बस स्टैंड पर आती है, जहाँ पहले से ही एक हाई स्कूल स्टूडेंट बैठे रहती है और बगल में सड़क पर एक बूढ़ा इंसान शराब पीते रहता है। फिर वहाँ बस आती है और वो हाई स्कूल स्टूडेंट उस बस पर चढ़ जाती है। तभी जिया उस बस में यॉन को देखती है। वो जैसे ही बस में चढ़ने वाली रहती है, तभी वो बूढ़ा इंसान उसका पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी बस छूट जाती है। अब क्योंकि उस बूढ़े ने शराब पी रखी थी, इसलिए जिया उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उसे घर छोड़ने जाती है। कुछ देर बाद उस बूढ़े का घर आ जाता है और वो जिया की पीठ से उतर जाता है। तभी वहाँ एक टैक्सी आती है और जिया उसे देखने लगती है और फिर जैसे वो पीछे मुड़ती है तो वो बूढ़ा इंसान गायब हो चुका था, जो कि काफी अजीब था। खैर जिया उस टैक्सी में बैठकर चली जाती है। आगे जाकर वह देखती है कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया था और दोस्तों ये वही जगह थी जहां 21 साल पहले जिया के पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हुआ था और वो दोनों अचानक से गायब हो गए थे। बस को चेक करने पर उसे सिर्फ वो हाई स्कूल वाली लड़की ही जिंदा मिलती है, जो कि बेहोश रहती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें यॉन को दिखाया जाता है, जो कि जख्मी हालत में बारिश में भीगते हुए जाते रहता है। इधर बस एक्सीडेंट वाली जगह पर एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम बेग था। जिया उसे बताती है कि बस में एक और इंसान मौजूद था, जो कि मिसिंग है। डिटेक्टिव बेग बोलता है कि शायद वो किसी स्टॉप पर उतर गया होगा, लेकिन जिया कहती है कि इस रूट में कोई भी स्टॉपेज था ही नहीं। इसके बाद जिया हॉस्पिटल में उस हाई स्कूल लड़की से लाल छाते वाले का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछताछ करती है। वो लड़की फोटो देखकर बहुत ही डर जाती है और कहती है कि वो उसे मारने आएगा। इधर जब जिया डिटेक्टिव बेग से बातें कर रही थी, तभी वो यॉन को देखती है। यॉन रिसेप्शन पर उस हाई स्कूल लड़की के बारे में पूछ रहा था। जिया ये सुन लेती है और वो यॉन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ बस पर था। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। जिया उसे कहती है कि मैंने तुम्हें हर वो जगह देखा है जहाँ कुछ घटनाएं हुए हैं, पहले वो वेडिंग हॉल, दूसरा उस बस में और अब यहाँ हॉस्पिटल में। क्या तुम उस लड़की को मारने आए हो? इस पर यॉन कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंट है और फिर वहां से जाने लगता है। इतने में जिया अपने बैग को यॉन के पास फेंकते हुए कहती है कि इसमें मेरा बिजनेस कार्ड है, लेकिन यॉन कहता है कि वो उसे अब दोबारा नहीं मिलने वाला। दरअसल दोस्तों ऐसा करना जिया की एक चाल थी ताकि उसे यॉन की फिंगरप्रिंट उस बैग पर मिल जाए। इसके बाद यॉन और सिंजू कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। सिंजू से पूछता है कि ये तो वही लड़की है ना जिसे उसने 20 साल पहले बचाया था, जिस पर यॉन हाँ में जवाब देता है। इधर जिया को उस हाई स्कूल गर्ल सोयोंग की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह दौड़कर उसके रूम में जाती है। सोयोंग कहती कि उसे कोई मारने आया था और अगर वो ज्यादा देर यहाँ रुकी तो वो मारी जाएगी। यह सुनकर जिया उसे अपने घर लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद यॉन दोबारा उस हॉस्पिटल में सोयोंग को ढूंढने जाता है, लेकिन वो वहाँ थी ही नहीं और एक नर्स उसे एक लेटर देती है जो जिया ने उसे देने बोला था। यॉन उस लेटर को पढ़कर फौरन कहीं जाने लगता है। इधर जब रात में जिया की नींद खुलती है तो वो सोयोंग को अपने सामने देखकर डर जाती है। सोयोंग कहती है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है कि उस दिन बस में क्या हुआ था। वो जिया को बताती है कि जब बस टनल से जा रही थी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा और जब मैंने अपनी ईयरफोन्स कानों में से निकाला तो बस में बहुत ही ज्यादा शांति थी और तब मुझे पता चला कि सारे लोग वहाँ मर चुके हैं। उस लाल छाते वाले ने मुझे भी मारने की कोशिश की और मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। लेकिन दोस्तों हमें ये पता चलता है कि दरअसल सोयोंग झूठ बोल रही थी और वो एक फॉक्स रहती है। उसी ने ही बस के सारे लोगों को मार दिया था। यॉन उसे ही मारने आया था, लेकिन वो किसी तरह से बच गई थी। जिया को सोयोंग पे थोड़ा शक होता है और वो उसे पूछती कि इतनी रात को वो कहाँ जा रही थी। सोयोंग घबराते हुए बोलती है कि वो घर जा रही थी। इस पर जिया कांच के टुकड़े को हाथों में पकड़कर कहती है कि तुम्हारे घर के एड्रेस के अनुसार बस तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। यह कहकर जिया फौरन उस कांच के टुकड़े को सोयोंग के गले पर लगा देती है और पूछती है कि वो कौन है।
तभी अचानक से वह लड़की अपना रूप बदलकर असली रूप में आ जाती है और हमें पता चलता है कि यह और कोई नहीं बल्कि लीरैंग रहता है। जिया उस पर कांच के टुकड़े से हमला करती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो पूछती कि सोयोंग कहाँ है, जिस पर लीरैंग कहता है कि मैंने उसे खा लिया। इतने में यॉन भी वहाँ आ जाता है, जिसके हाथ में जिया का दिया हुआ लेटर रहता है जिसमें उसके घर का एड्रेस लिखा हुआ था। फिर यॉन और लीरैंग के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी दौरान हमें पता चलता कि वो दोनों भाई हैं। यहाँ पर हम घर में कई कैमरास को भी देखते हैं जो जिया ने लगाया था, जिसमें उन दोनों की सारी बातें और लड़ाई रिकॉर्ड हो रही थी। लड़ते लड़ते वो दोनों जिया के घर के बाहर आ जाते हैं और लीरैंग यॉन को कहता है कि मैं एक शर्त लगाता हूँ कि अगर तुम अगले महीने के आखिर तक उस लड़की का पता नहीं लगा पाए तो मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद लीरैंग कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। इधर जिया यॉन के पास आती है और पूछती है कि तुम लोग कौन हो। इतने में यॉन जिया पर अपने आंखों से मैजिक करता है और कहता है भूल जाओ जो कुछ भी तुम्हें मेरे बारे में याद है। फिर अगली सुबह हम जिया को उसके ऑफिस में देखते हैं। तभी उसे डिटेक्टिव बेक का कॉल आता है जो उसे बैग पर लगे फिंगरप्रिंट्स के बारे में बताते रहता है। इसके बाद शाम को यॉन अपने घर वापस आता है और वो नोटिस करता है कि रूम्स के सारे दरवाजे खुले हुए हैं और लैपटॉप पर उसके और उसके भाई की लड़ाई की वीडियो चल रही है। वो देखता है कि बालकनी में जिया खड़ी होती है और वो उससे पूछता है तुम्हें सारी बातें अभी भी याद है। जिया मुस्कुराते हुए कहती है तुम्हारी मैजिक अनफॉर्चुनेटली मेरे ऊपर काम नहीं करती है और तुम्हारी असली फुटेज मेरे पास है, अगर तुम्हें चाहिए तो आकर ले लो। यॉन जैसे उसके पास आता है वो बिल्डिंग के बालकनी से नीचे कूद जाती है। यॉन भी उसे बचाने के लिए बालकनी से कूद जाता है। इसके बाद जब यॉन उसे बचाकर बिल्डिंग से नीचे लाता है तो जिया उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम इंसान तो हो नहीं। यॉन कहता है कि क्या तुम मेरा टेस्ट ले रही थी, जिस पर जिया कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इसी दौरान जिया के इंजेक्शन निकालती है और सीधा यॉन के गले पे लगा देती है, जिससे यॉन बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।